रीबर्थ ऑफ मिस्टर किंग एपिसोड 7। अभिमन्यु ने गुस्से में अपनी मां से इस शादी के लिए मना कर दिया है। ये बात पता चलने के बाद उसके चाचा पल्लवी और नरेंद्र दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि तभी उन दोनों की बेटियां उनके कमरे में आ गई और नरेंद्र ने इतना ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बात बोलते हुए आगे कहा, अब अगर अभिमन्यु ने शादी के लिए मना कर ही दिया है तो हमें भी अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जितनी जल्दी हम अपने प्लान को अंजाम देंगे उतनी जल्दी ही हमें सत्ता। नरेंद्र अपनी बात पूरी बोल भी नहीं पाया कि उसकी बड़ी कियारा बेटी ने उनके बीच में बोलते हुए कहा, माँ सा, बाबा सा, आप लोग क्या कह रहे हैं? भाई सा ने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन क्यों? कियारा की आवाज सुनते ही पल्लवी ने दरवाजे की तरफ देखा और वहां पर अपनी दोनों बेटियों को देखकर पल्लवी और नरेंद्र, कियारा और अपनी छोटी बेटी अदिति की तरफ हैरानी से देखने लगे। वो दोनों एकदम अचानक से एक साथ ही वहां पर आ गई थी। उनकी छोटी बेटी अदिति ने उदासी से कहा, अगर भाई सा शादी के लिए मना कर रहे हैं तो इसका मतलब अब हम नया डिजाइनर लहंगा नहीं खरीद पाएंगे और वह सारी डायमंड ज्वेलरी जो हमने सेलेक्ट करके रखी हुई थी। ताइसा ने बोला था कि शादी पर वो खुद हमें शॉपिंग करवाएंगी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि शादी ही नहीं हो रही। अदिति ने बहुत ही ज्यादा मायूस होते हुए यह बात कही तो उसकी यह सारी बातें सुनकर उसकी बड़ी बहन कियारा ने उसे डांट कर चुप करते हुए कहा, चुप करिए अदिति, शादी नहीं हो रही है, पहले ही इतनी बड़ी बात है और आपको अभी भी कपड़े और गहनों की पड़ी है। कियारा के इस तरह से डांटने पर अदिति बहुत ही ज्यादा मासूमियत से अपनी मां की तरफ देखने लगी। अपनी बेटियों की बात सुनकर नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश हो जाएं आप दोनों, क्योंकि अब अगर अभिमन्यु शादी नहीं करेंगे तो उनका राज्य अभिषेक भी नहीं होगा और फिर हम बनेंगे राजवंश खानदान के अगले राजा और आप दोनों राजासा की राजकुमारियां। कियारा ने जैसे ही यह बात सुनी तो वो उन दोनों के पास आकर बोली, भाई सा ने शादी करने से मना किया तो आप लोगों को उन्हें समझना चाहिए और आप लोग हैं कि यहाँ पर अपनी अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं। हमें नहीं लगता ऐसा करना सही होगा। कियारा की यह बात सुनकर पल्लवी ने उसे डांटते हुए कहा, कियारा, आपको पता भी है कि हम लोग कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज जब वो दिन आया है तो तुम हमें ऐसा करने से रोक रही हो। कियारा ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, माँ सा, क्योंकि यह गलत है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आप लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रही है? अगर इस तरह से प्लाटिंग करके आप लोगों ने भाई सा की जगह ले भी ले तो भी क्या हम सभी एक परिवार की तरह खुश रह पाएंगे? नरेंद्र ने जैसे ही कियारा की बात सुनी वो उसे डांटते हुए बोला, कियारा, अभी आप इतनी बड़ी नहीं हुई हैं कि इन सब मामलों में दखल दे, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन सारी चीजों से दूर रहें और अपने भाई सा की तरफदारी थोड़ी कम करें। नरेंद्र ने यह बात बड़े ही गुस्से से बोली और उसने कियारा को आंख दिखाए। पल्लवी नरेंद्र का हाथ पकड़ते हुए बोली, रहने दीजिए आप, हम कियारा को समझा देंगे। कियारा, अदिति, आप दोनों अभी अपने कमरे में जाइए और आइंदा बड़ों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कियारा अपने माँ और बाबा सा की बात सुनकर वहीं पर रुकी और वह उन्हें काफी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी अदिति ने कियारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए दी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अदिति ने कियारा का हाथ पकड़ा और वो जबरदस्ती उसे अपने मम्मी पापा के कमरे से बाहर ले आए। अदिति वहां पर कुछ भी नहीं बोली थी क्योंकि उसे इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं था। उसे बस शादी के फंक्शन से मतलब था जो कि अब नहीं हो रहे थे। तो पहले ही वो काफी मायूस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बड़ी बहन को डांट खाने के लिए वहां पर नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसे अपने साथ लेकर आ गई। अपने मम्मी पापा के कमरे से बाहर आते ही कियारा ने गुस्से में झटक कर अपना हाथ अदिति के हाथ से छुड़वाया और बोली, हाथ छोड़िए हमारा अदिति, और आप क्यों हमें वहां से लेकर बाहर आ गए? आपको भी पता है वो लोग गलत कर रहे हैं। अदिति भी उसकी बात का जवाब देती हुई बोली, नहीं, हमें सही गलत ये सब कुछ भी नहीं पता है और ना ही हम पता करना चाहते हैं। इसके अलावा वह हमारे मम्मी पापा हैं, हमसे बड़े हैं, तो हम उन्हें कुछ नहीं बोल सकते और ना ही आप, इसलिए जैसा कि मम्मी ने कहा इन सब चीजों से दूर रहिए आप भी, क्योंकि हम तो पहले ही इन सब चीजों में नहीं पड़ते। अदिति की बातें सुनकर कियारा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और फिर अपने पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ ही चली गई और उसके जाते ही अदिति का मोबाइल फोन रिंग हुआ और अदिति ने तुरंत ही फोन कॉल रिसीव कर ली और बात करते हुए वह भी वहां से साइड में चली गई। वहीं दूसरी तरफ माँ सा अपने कमरे में बैठी थी। वो अभिमन्यु की बात से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। अभिमन्यु ने शादी के लिए मना किया, ये बात उनके दिमाग में बार बार आ रही थी। उन्होंने बहुत परेशान होते हुए खुद से कहा, अभिमन्यु कभी भी हमारी बात नहीं टालते, लेकिन अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो जरूर इसके पीछे कोई तो वजह होगी। वो इतना सोच ही रही थी और उन्होंने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, वजह? वजह और क्या ही वजह हो सकती है? इप्सिता के बारे में वो इतना सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी वजह इप्सिता हुई।
अच्छी बात है उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में इतना सोचा, लेकिन उस लड़की के लिए वो अपनी मासा के खिलाफ खड़े हो जाए ये भी तो सही नहीं है, वह भी उसे लड़की के लिए जिसे हमने खुद चुना है। अभिमन्यु तो उससे पहले से जानते भी नहीं थे, तो फिर क्या हुआ अचानक से ऐसा उनके बीच? अभिमन्यु की मां सारी रात इसी बारे में सोचती रही। उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अभिमन्यु ने शादी और राज्य अभिषेक दोनों के लिए मना कर दिया थी। वह ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर शादी नहीं होगी तो राज्य अभिषेक तो हो ही नहीं सकता है। इसी बात को सोचकर उनकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मासा ने रात भर इन सारी चीजों के बारे में सोचा। वो अभिमन्यु के नेचर को भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वह कितना जिद्दी है, अगर उसे अपनी कोई बात मनवानी होती है तो वह हमेशा ऐसा ही करता था। रानी सा ने अपने आप से कहा, अगर अभिमन्यु इस बात को लेकर इतनी जिद कर रहे हैं तो वह जरूर अपनी जिद पूरी करके ही रहेंगे, और अगर उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो हमने जो कुछ भी सोचा है वो सब बर्बाद हो जाएगा और हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए हमें कल सुबह ही अभिमन्यु से इस बारे में बात करनी होगी। इतना बोलकर मासा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह चुपचाप अपने बेड पर लेट गई, लेकिन इस बारे में सोते हुए उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह जैसे ही उनकी आंख खुली वो फ्रेश होकर सबसे पहले अभिमन्यु से बात करने के लिए गई। उन्होंने अभिमन्यु के कमरे की तरफ जाते हुए कहा, हमें जल्दी अभिमन्यु से बात करनी होगी, क्योंकि अगर अभिमन्यु ऑफिस चले गए तो फिर हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। इतना बोलते हुए मासा सीधे अभिमन्यु के कमरे के बाहर पहुंची और उन्होंने दरवाजा नॉक किया। अभिमन्यु ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही गया था। जैसे ही उसने दरवाजे को नॉक होते देखा तो वह तुरंत दरवाजा खोलने के लिए आ गया। उसने जैसे ही दरवाजे पर मासा को खड़े देखा, उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई और उसने मासा से अपनी नजरें चुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मासा। मासा उसे ऐसा बिहेव करते देखकर बोली, क्या हम अंदर आ जाएं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और मासा अभिमन्यु के कमरे के अंदर जाकर सोफे पर बैठी। अभिमन्यु उनके सामने वाले सोफे पर बैठे हुए बोला, बताएं मासा क्या बात है। अभिमन्यु ने जैसे ही यह बात पूछी तो मासा ने थोड़ा हैरानी से कहा, अभिमन्यु आप जानते हैं ना हम यहाँ पर आपसे किस बारे में बात करने आए हैं। अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जानते हैं, और आपने तो कल रात में ही अपना फैसला सुना दिया था और हमें भी जो कुछ बोलना था हमने बोल दिया, तो फिर अब आप बात करने के लिए क्यों आए हैं। मासा ने अभिमन्यु के चेहरे पर वही नाराजगी दिखी जो कल रात उन्हें नजर आई थी। पूरी रात में अभिमन्यु की नाराजगी जरा भी काम नहीं हुई थी और यह बात नोटिस करते ही उन्होंने कहा, हम जानते हैं अभिमन्यु आप जो कुछ भी सोचते हैं वह कभी गलत नहीं हो सकता, और हमने कल रात में शायद आपकी बात ठीक से नहीं सुनी और हमने यूं ही अपना फैसला सुना दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभिमन्यु ने जैसे ही मासा के मुंह से ये बात सुनी वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया और हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। तभी मासा ने अभिमन्यु के बगल में आकर बैठते हुए कहा, अभिमन्यु बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप ये बात जानते हैं ना, और हम आपको इस तरह से उदास भी नहीं देख सकते। अभिमन्यु मासा के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसे समझ में आ रहा था कि कल जिस तरह से उसने मासा से बात की वह बात कहीं ना कहीं मासा के दिल में लगी थी, जिस वजह से वह आज सुबह सुबह ही उससे बात करने के लिए आ गई। उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। तभी मासा ने कहा, आप यही चाहते हैं ना कि आप इप्शिता को अपने साथ मुंबई लेकर जाए, तो ठीक है हमारी तरफ से आपको पूरी इजाजत है, आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। अभिमन्यु ने जैसे ही मासा के मुंह से यह बात सुनी वो काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने जल्दी से मासा को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मासा, आप नहीं जानती आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मासा काफी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। जो अभी तक मुरझाया हुआ था वो अब पूरी तरह से खिल गया था। ये देखकर मासा थोड़ी सी हैरत में पड़ गई और उन्होंने अभिमन्यु के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको खुश देखकर ही तो हम खुश रहते हैं, तो भला सोचिए आपको उदास देखकर हम कैसे खुश रह सकते थे। अभिमन्यु मासा की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उसने मासा की तरफ देखा, लेकिन अचानक से उसका चेहरा नीचे झुक गया और वो फिर से पहले की तरह ही मायूस नजर आने लगा, जैसे कि उसे कुछ और याद आ गया था। अभिमन्यु की मां ने उसे अपने साथ इप्शिता को लेकर जाने की परमिशन दे दी तो अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, लेकिन फिर एकदम अचानक से उसे कुछ याद आया और दोबारा से मायूसी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगी। उसके सामने बैठी उसकी मां से यह बात छुपा नहीं पाई और यह नोटिस करते ही वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। उसे इस तरह अपसेट होते देखकर मासा ने अभिमन्यु की ठोड़ी पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, क्या बात है बेटा,
आप अभी तक इतने खुश थे और फिर अचानक से इतने उदास क्यों हो गए? अभिमन्यु ने मासा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मासा, हमने कल रात आपसे ऊंची आवाज में बात की थी। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमने गुस्से में ऐसा बिहेव कैसे कर दिया, लेकिन बाद में हमें बहुत बुरा लगा और अभी पछतावा भी हो रहा है क्योंकि आप तो सिर्फ हमारी खुशियों के बारे में सोचती हैं और हम हैं कि आपसे गुस्सा हो गए थे, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा मासा। अभिमन्यु की बात सुनकर मासा उसे अपने गले लगाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं आप हमारे अच्छे बच्चे हैं और अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे कोई बड़ी ही वजह होगी और हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मासा, हम पर इतना भरोसा करने के लिए, और हम आपका ये भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। अभिमन्यु का यह वादा सुनते ही उसकी मासा ने उसकी तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराया और फिर उसके गाल को टच करते हुए बोली, हमें पता है अभिमन्यु। मासा से बात करने के तुरंत बाद अभिमन्यु सीधे ऑफिस के लिए निकला और जैसे ही उनकी ऑफिस की सारी मीटिंग्स खत्म हुई, अभिमन्यु ने खुद से बात करते हुए कहा, हमें शायद अब और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हमें मास की परमिशन मिल गई है, इसलिए अब हमें इप्शिता के मम्मी पापा से बात करनी होगी। अभिमन्यु इप्शिता के बारे में ही सोच रहा था कि आज वहां ऑफिस से निकलते ही वो तुरंत ही जाकर उनके मम्मी पापा से बात करेगा। इसलिए अपना पूरा काम खत्म करके शाम के वक्त जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसने ड्राइवर से सूर्यवंशी हवेली चलने के लिए कहा और कुछ ही देर में वह वहां पर पहुंचा, जहां अचानक से अभिमन्यु को देखकर इप्शिता की मम्मी पापा बिल्कुल ही हैरान हो गए। इप्शिता काफी देर से अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। वो बड़ी ही मायूस सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी मम्मी किसी से बात कर रही है और कहीं ना कहीं अब उसे अभिमन्यु की भी थोड़ी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर इप्शिता ने मन में कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अभिमन्यु यही हैं, हमें उनकी आवाज क्यों आ रही है? क्या मेरे कान बज रहे हैं या फिर पिछले कुछ दिनों में हम उनके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं, इसलिए अब हमें उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है? इप्शिता ने खुद को समझने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना, तो इतना बोलकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और वह जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची, उसके कदम चलते चलते ही अचानक से रुक गए क्योंकि उसने हॉल के सोफे पर बैठे अभिमन्यु को देखा जो उसके मम्मी पापा से बात कर रहा था। इप्शिता उसे देखकर बड़ी ही हैरानी से बोली, मिस्टर अभिमन्यु, सच में यहाँ पर हैं? हम कोई सपना तो नहीं देख रहे ना? इतना बोलकर अपनी आंखें मलते हुए इप्शिता ने दोबारा से आंखें खोली और फिर उस तरफ देखा तो अभिमन्यु अभी भी पहले की तरह ही उसके मम्मी पापा के सामने ही बैठा हुआ था और काफी सीरियस होकर उनसे कुछ बोल रहा था। अभिमन्यु के वहां पर होने की बात पर यकीन आते ही इप्शिता बोली, हाँ, यह कोई सपना तो नहीं है, लेकिन मिस्टर अभिमन्यु ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे मम्मी पापा से क्या बात कर रहे हैं? हमें नीचे जाकर देखना होगा। इप्शिता इतना सोचकर सीधे सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई और इप्शिता को नीचे आते देखकर अभिमन्यु उसकी तरफ ही देखने लगा। इप्शिता चुपचाप हॉल में आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु उसे देखकर बोला, हेलो इप्शिता। इप्शिता हमने उसके हेलो का कोई भी जवाब नहीं दिया और वो बस हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगी क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस टाइम अभिमन्यु वहां पर आ सकता है। इप्शिता के मम्मी पापा बड़े ही प्यार और मुस्कुराहट के साथ अभिमन्यु से बैठकर बातें कर रहे थे। जैसे ही इप्शिता वहां आकर खड़ी हुई, अभिमन्यु जो अभी तक आराम से बैठा था, वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और इप्शिता की तरफ ही बढ़ने लगा। अभिमन्यु को देखकर इप्शिता ने बड़ी ही हैरानी से कहा, मिस्टर अभिमन्यु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु ने इप्शिता की आंखों में आंखें डालकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इप्शिता, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई। असल में हम आपको यही बताने आए थे कि आप अपनी पैकिंग कर लीजिए, हमने फ्लाइट बुक कर ली है। कल आप हमारे साथ मुंबई अपने एग्जाम देने के लिए चल रही हैं। इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से यह बात सुनी, वह हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। उसे अभी भी अभिमन्यु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना धीरे से सिर हिलाते पूछा, क्या कहा आपने? पैकिंग? मुंबई? क्या हम सच में, हम ठीक सुना है या फिर? अभिमन्यु ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने इप्शिता, आप हमारे साथ मुंबई चल रही है। इससे पहले इप्शिता और कुछ बोल पाती उससे पहले ही इप्शिता के पापा ने अभिमन्यु की तरफ बड़ी ही गंभीरता से देखते हुए कहा, कुंवर सा, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी पर ही इप्शिता को आपके साथ मुंबई भेज रहे हैं, वरना हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इप्शिता इस टाइम पर यहाँ से कहीं बाहर जाएं, क्योंकि शादी में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हम रानी सा को क्या जवाब देंगे, इसलिए इप्शिता का ध्यान रखना अब आपकी जिम्मेदारी है।
इप्शिता के पापा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इप्शिता को लेकर, अगर हम उसे अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहे हैं तो वह बिल्कुल सेफ रहेगी, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी मेरी होगी और उन पर हम एक आंच भी नहीं आने देंगे। इप्शिता के पापा कुछ और बोलने जा ही रहे थे कि इप्शिता की मम्मी ने अभिमन्यु की बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुंवर सा, हमें आप पर पूरा यकीन है, आप अगर इप्शिता के साथ रहेंगे तो इप्शिता को कुछ भी नहीं होगा। हम इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हैं और वैसे भी अब इप्शिता आपकी होने वाली पत्नी है और राजवंश परिवार की बहू, तो हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे ज्यादा आपको इप्शिता की फिक्र होगी। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, उदय जो ऑफिस से लौट कर आया था, उसने अभिमन्यु को वहां खड़े देखकर थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, कुंवर सा, आप यहाँ इस टाइम, सब ठीक तो है ना? उदय इप्शिता की तरफ देख रहा था जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस खड़ी थी, बस उसके चेहरे पर हल्की किसी हैरानी नजर आ रही थी, जिसे देखकर उदय समझ गया कि जरूर यहाँ पर कुछ तो बात हो रही है, इसलिए उसने डायरेक्ट ही यह बात पूछ ली। उसे देखकर अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, कैसे हैं आप उदयवीर? उदय ने अभिमन्यु से हैंडशेक करते हुए कहा, हम तो अच्छे हैं, लेकिन आपको इस टाइम यहाँ पर देखकर हम बस थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। अभिमन्यु उदय के कहने का मतलब समझ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम एक्चुअली यहाँ पर इप्शिता से यह बोलते आए थे कि वह अपनी पैकिंग कर ले। एक्चुअली हम इप्शिता को लेकर मुंबई जा रहे हैं उनके एग्जाम्स के लिए। जैसे ही अभिमन्यु ने यह बात कही, उदय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी से पूछा, क्या सच में आप ईशी को उसके एग्जाम दिलाने ले जा रहे हैं? अभिमन्यु ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और उदय खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच, आपको नहीं पता आपने मेरी ईशी को कितनी बड़ी खुशी दी है। इतना बोलकर उदय इप्शिता की तरफ देखने लगा जो अभी भी चुपचाप खड़ी थी। अभिमन्यु ने जैसे ही उदयवीर के मुंह से यह बात सुनी, वो इप्शिता की तरफ देखने लगा। उदय इप्शिता के एग्जाम के लिए जाने की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसने बड़ी ही ग्रेटफुली अभिमन्यु से बात की। उदय अभिमन्यु से बात कर ही रहा था, इप्शिता की मम्मी ने कहा, हम सब डिनर करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। अभिमन्यु ने जैसे ही उनकी यह बात सुनी, उसने साफ मना करते हुए कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें चलना होगा, और रही बात डिनर की तो वह हम किसी और दिन करेंगे, क्योंकि हमें घर जाकर अपनी भी पैकिंग करनी है और माँ सा से भी कुछ बात करनी है, और वो माँ सा हमारे बिना डिनर नहीं करती, इसलिए हम चलते हैं। जब अभिमन्यु ने यह बात कही तो उसके बाद इप्शिता के मम्मी पापा ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। अभिमन्यु जाने से पहले इप्शिता की तरफ देखते हुए बोला, इप्शिता, हमारी फ्लाइट कल रात 8 बजे की है, आई होप आप लेट नहीं होगी। उदय ने इप्शिता की तरफ से जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम खुद ईशी को छोड़ने एयरपोर्ट आएंगे। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर और कुछ भी नहीं बोला और वो चुपचाप वहां से निकल गया। इप्शिता अभिमन्यु को जाते हुए देख रही थी। उसे अभी भी अभिमन्यु बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उदय की तरफ ही देखने लगी। उदय इप्शिता के बगल में आकर उसे साइड हग करते हुए कहा, ईशी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा, कुंवर सा ने आपके लिए मम्मी पापा से बात की और वो आपको एग्जाम दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। इप्शिता ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, उदय भाई, हमें पिंच करिए, हमें भी अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि जो कुछ भी हमने अपने कानों से सुनाओ और यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब सच था, और मम्मी पापा सच में उनके कहने पर मान गए हमें उनके साथ भेजने के लिए, और हमारे एग्जाम देने जाने में भी अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही दूसरे शहर भेजने में। उदय ने इप्शिता के बगल में आकर उसे साइड हग करते हुए कहा, वाओ ईशी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा, कुंवर सा ने आपके लिए मम्मी पापा से बात की और वो आपको एग्जाम दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। इप्शिता ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, उदय भाई, हमें पिंच करिए ना, हमें भी अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि जो कुछ भी हमने अपने कानों से सुना और यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब सच था, और मम्मी पापा सच में उनके कहने पर मान गए, हमें उनके साथ भेजने के लिए भी तैयार हो गए, और हमारे एग्जाम देने जाने में भी अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही दूसरे शहर भेजने में। उदय ने इप्शिता की बात सुनकर उसके हाथ पर धीरे से पिंच किया और इप्शिता ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ ये सच है, हम सच में अपना एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो हमें लगा था शादी तक हम यहाँ पर ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। इप्शिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उदय भी उसे देखकर खुश हो गया।
इप्शिता ने आज न जाने कितने दिनों के बाद पूरी फैमिली के साथ खुशी खुशी डिनर किया और वह अपनी पैकिंग करने के लिए सीधे अपने बेडरूम में चली गई। इप्शिता बहुत खुश थी। उसने जल्दी जल्दी अपने कुछ कपड़े, जरूरी सामान और सारी बुक्स को पैक किया और सारा सामान पैक करने के बाद उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाते हुए कहा, नंदिनी से बात करके उसे बता देती हूँ कि मैं एग्जाम देने आ रही हूँ। वो सच में यह न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। इप्शिता जल्दी से अपने बेड पर बैठी और उसने अपना मोबाइल फोन उठाकर नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी ने तुरंत उसका कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो ईशु, तू ठीक है ना, इतनी रात में कॉल कर रही है। इप्शिता ने घड़ी की तरफ नजर घुमाकर देखा तो उसने पैकिंग करते हुए काफी टाइम बिता दिया था। अभी रात के 10:30 बज रहे थे, जबकि अपने हिसाब से एक्साइटमेंट में उसने काफी जल्दी सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी। इसलिए इप्शिता नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए कहा, अरे तुम ये सब छोड़ो नंदिनी, हमारे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, इसलिए हमने तुरंत तुम्हें कॉल कर लिया। तुम्हें पता है क्या हुआ? नंदिनी इप्शिता को इतनी ज्यादा एक्साइटेड और खुश देखकर बोली, क्या बात है, तेरी एक्साइटमेंट देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी चीज हो गई है। कहीं तूने किसी भूत प्रेत को तो नहीं देख लिया? इप्शिता ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी बातें करती हो तुम भी, भूत प्रेत को देखकर भला हम इतने खुश होंगे क्या? नंदिनी ने जैसे उसकी बात सुनी तो नंदिनी की क्यूरियोसिटी भी थोड़ा बढ़ने लगी और उसने कहा, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, जल्दी बताओ क्या हुआ है। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो अब तुम जल्दी से मुझे वो गुड न्यूज़ दो ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। इप्शिता ने तुरंत ही उसे बताया, अभिमन्यु ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, वो हमें लेकर मुंबई आ रहे हैं। तुम्हारे साथ हम भी अब अपना एग्जाम दे पाएंगे। जैसे ही नंदिनी ये बात सुनी वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उसने हैरानी से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? अभिमन्यु जीजू ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, वो तुम्हें लेकर एग्जाम दिलाने आ रहे हैं। इप्शिता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच में हमारी कल रात की फ्लाइट है और उन्होंने अपने घर में भी बात की और यहाँ आकर मम्मी पापा से भी परमिशन ली। तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात, मम्मी पापा ने उनकी बात टाली नहीं। उन्होंने जैसे ही कहा कि इप्शिता हमारे साथ मुंबई जाएगी, मम्मी पापा रेडी हो गए। नंदिनी ने इप्शिता की बात सुनकर कहा, हाँ भला वो क्यों मना करेंगे, जब उनका होने वाला जमाई ही उनकी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए ले जाने के लिए पूछेगा तो? इप्शिता ने खुश होते हुए कहा, हाँ हमने भी यही बात बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था। नंदिनी ने इप्शिता को इतना खुश देखकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी सारी पैकिंग अच्छे से कर लो और कुछ भी भूलना मत और जल्दी से आओ। अब तो मुझे भी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि शायद मुझे रात भर नींद ही ना आए। मैं तेरा वेट करूंगी और हाँ आज आराम से सो लेना तुम, वरना कल ट्रैवल करने में थक जाओगी। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओह थैंक्स फॉर द टिप्स, और हमें पता था तुम हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगी, इसीलिए हमने सबसे पहले तो मैं बताया तुमसे शेयर करके। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, चलो अब हम तुमसे कल मिलते हैं। इप्शिता की इन बातों पर नंदिनी ने भी हामी भरी और उसने कॉल कट कर दिया। इप्शिता काफी ज्यादा खुश थी और वह अपने बचे कुचे सामान को जल्दी जल्दी पैक करने लगी। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर शहर का ही दूसरा हिस्सा, राणावत खानदान की पुश्तैनी हवेली का डाइनिंग एरिया, जहां डाइनिंग टेबल पर अर्पिता अपनी सास ससुर और जयराज के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। अर्पिता की सास ने अर्पिता को घूरते हुए कहा, अर्पिता हमें आपसे ये पूछना था कि आप हमें हमारे राणावत खानदान का वारिस कब देंगी? आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक आपने हमको एक खुशखबरी नहीं सुनाई। कब से हम सब ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अब शायद आप हमें हमारे पोते का मुंह दिखाएंगी, लेकिन आपको तो जैसे हमारे खानदान की कोई फिक्र ही नहीं है। हम कितनी उम्मीद के साथ आपको राणावत खानदान की बहू बनाकर लाए थे, लेकिन आपने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अर्पिता जो अभी तक चुपचाप बैठकर खाना खा रही थी, उसने जैसे ही अपनी सासू माँ की यह जली कटी बातें सुनी, वह खाते खाते रुक गई और उसने अपनी नजरें उठाकर जयराज की तरफ देखने लगी। जयराज चुपचाप खाना खा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने अपनी माँ की बातें सुनी ही नहीं। वो चुपचाप खाना खाने में लगा हुआ था। अर्पिता जयराज की तरफ बड़ी ही उम्मीद के साथ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जयराज आज कुछ तो बोलेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अर्पिता ने अपनी सास की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो जयराज की मां ने अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, अर्पिता आप हमारी बात सुन रही हैं ना? हम कुछ कह रहे हैं। अर्पिता ने धीरे से बस अपना सिर हिलाया और वह खाना छोड़कर उठ गई और वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई।
अर्पिता ने अपना सिर पका और वह रोते हुए बोली, हमें समझ में नहीं आता, सब लोग एक ही बात को लेकर हमें बार बार ताने क्यों मारते रहते हैं। अर्पिता अपनी सास की बातें सोच सोच कर रो रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था और वह अपने बेड पर अपने घुटनों को मोड़कर बैठी हुई थी और घुटने पर अपने सिर रखकर बस रोती ही जा रही थी। रोते रोते अर्पित की आंखें सूज गई और उसने अपने आंसुओं को पोंछा, उसकी आंखें दर्द हो रही थी। कुछ देर बाद रूम का गेट खुला और जयराज कमरे के अंदर आया। उसने अर्पिता को रोते हुए देखा लेकिन उसने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मानो वह उसे कमरे में दिख ही ना रही हो। वो चुपचाप जाकर बेड की अपनी साइड पर बड़े ही आराम से बैठ गया। अर्पिता उसे इस तरह आराम से बेड पर बैठा देखकर अपने मन में बोली, हमें तो कभी कभी समझ में नहीं आता क्या सच में इन सारी चीजों में हमारी ही गलती होती है जो हमें सबसे बार बार एक ही चीज के लिए ताने सुनने पड़ते हैं, और जयराज जी तो बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उन पर तो इस बात का जरा भी असर नहीं होता और यहाँ तक वह तो हमें रोते देखकर भी यह नहीं पूछते कि आखिर हम रो क्यों रहे हैं। अर्पिता को खुद से जितनी भी शिकायतें थी वो सब वो मन में ही बोल रही थी, क्योंकि वो जानती थी जयराज से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो यही सोचकर दोबारा रोने लगी। उसे रोते देखकर जयराज ने अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो बुरी तरह से रो रही थी। उसकी सिसकी बंद गई थी और उसकी आंखें लगभग पूरी तरह से लाल नजर आ रही थी। जयराज ने अर्पिता को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने, चुपचाप सो जाओ, हम तुम्हारा कोई रोना धोना देखने वाले नहीं हैं, समझी तुम। अर्पिता ने जयराज के मुंह से यह बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, आप हमारे पति हैं, हम किस लिए रो रहे हैं, आप एक बार रीजन भी नहीं पूछेंगे। जयराज ने उसकी बात सुनकर ऐसे बिहेव किया जैसे मानो वो उसकी बात से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया हो। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं पूछना हमें आपसे कुछ भी, आप तो वैसे भी छोटी छोटी चीजों को लेकर रोने लग जाती हो सिर्फ और सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए। जयराज बोल ही रहा था कि अर्पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, छोटी छोटी सी बात है यह आपके लिए। आपकी माँ बार बार हमें बच्चा ना होने के लिए ताना मारती है और यह आपके लिए छोटी सी बात है। आपको पता है ये बात हमें किस तरह से हर्ट करती है। हम लोगों को कोई जवाब भी नहीं दे पाते, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कहें उनसे कि हमारे पति ही अब हमारे करीब ही नहीं आते हैं तो हम उन्हें वारिस कहाँ से देंगे। कभी सोचा है आपने, जब लोग हमसे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं तो हमारे दिल पर क्या बीतती होगी, कभी नहीं सोचा आपने, और हम सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए हर बार चुप रह जाते हैं। नहीं समझ में आता हम उन लोगों से क्या कहें। अगर हम उनसे ये बोलेंगे कि हमारे पति हमें प्यार करना तो दूर की बात है, हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते तो क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में, ये सोचा है आपने। अर्पिता के इस तरह बोलने पर जयराज उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगा और उसने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्या मतलब है आपका। अर्पिता ने एकदम सीरियस होकर कहा, आप हमारे कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अगर हम बच्चे के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे कंसीव कर पाएंगे हम दोनों को ही अपनी सारे मनमुटाव साइड में रखने होंगे, तभी हम अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं और आपके खानदान को वारिस दे सकते हैं। पिछले 2 सालों में आज पहली बार ही अर्पिता ने एकदम सीधी तरह से इस बारे में कोई बात की थी, इसीलिए जयराज काफी हैरान रह गया, क्योंकि शायद उसे अर्पिता के इतना ज्यादा बोल्ड होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी भी सहनशक्ति आप जवाब दे गई थी। आखिर बेवजह वह भी कितने ताने सुनती। अर्पिता के इस तरह बोलने पर जयराज उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगा और उसने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्या मतलब है आपका। अर्पिता ने एकदम सीरियस होकर कहा, आप हमारे कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अगर हम बच्चे के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे कंसीव कर पाएंगे हम दोनों को ही अपनी सारे मनमुटाव साइड में रखने होंगे, तभी हम अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं और आपके खानदान को वारिस दे सकते हैं। पिछले 2 सालों में आज पहली बार ही अर्पिता ने एकदम सीधी तरह से इस बारे में कोई बात की थी, इसीलिए जयराज काफी हैरान रह गया, क्योंकि शायद उसे अर्पिता के इतना ज्यादा बोल्ड होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी भी सहनशक्ति आप जवाब दे गई थी। आखिर बेवजह वह भी कितने ताने सुनेगी। जयराज ने अर्पिता की बात सुनकर गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने आज से पहले कभी बच्चों के लिए ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की है। कितनी बार तो हम कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन जब कमी तुम्हारे अंदर है तो हम क्या करें, और हमें नहीं लगता कि यह पॉसिबल है, और हमारे बार बार कोशिश करने से भी तुम कभी प्रेग्नेंट हो पाओगी। जैसे ही अर्पिता ने जयराज की यह बात सुनी, उसकी दिल की धड़कनें मानो जैसे रुक गई हो। उसने हैरानी से जयराज की तरफ देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमें कोशिश करके देखना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है,
हमें जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन प्लीज आप ऐसे हार मत मानिए। इतना बोलकर अर्पिता ने अपना गुस्सा शांत किया और वह जयराज का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज हमारे खातिर एक बार कोशिश करिए प्लीज। इतना बोलकर अर्पिता जयराज के गले लग गई। जयराज ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अर्पिता के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? दूर हटो, हमें तुम पर अपना कोई भी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, समझी तुम? इसलिए इस तरह बार बार हमारे करीब आने की कोशिश मत किया करो। हम तुमसे कितनी बार बोल चुके हैं, हमें अब तुम में 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ जाओ। इतना बोलकर जयराज रूम से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन अर्पिता उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसे रोकते हुए बोली, जब आपको हम में इंटरेस्ट ही नहीं था तो फिर आपने हमसे शादी क्यों की? मना कर देते, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी? और छोड़ क्यों नहीं देते हमें? क्यों हमें अभी भी इस जबरदस्ती के रिश्ते में बांध कर रखा है? अर्पिता ने जैसे ही यह बात कही, जयराज को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने अर्पिता को घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, हमारे रास्ते से हटो, हमें तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना है। अर्पिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हटेंगे हम, आज आपको हमारे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा, और अगर आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो चलिए अभी के अभी अपनी मम्मी जी से बात करिए और उन्हें बताइए कि आप ही हमारा साथ नहीं देते, हम भला अकेले ही क्यों सबके ताने सुने? अर्पिता के मुंह से यह बात सुनकर जयराज उसके करीब आया और उसने अर्पिता के गले को दबोचते हुए कहा, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है, भूल जाती हो क्या? हमने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के लिए की थी। हमें शादी वाले दिन से ही तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ना ही तुम पसंद थी, और रही बात अभी तुम्हारे साथ रहने की तो हम सिर्फ तुम्हारे घर वालों के वजह से चुप हैं, वरना कब का हमने तुम्हें छोड़। इतना बोलते बोलते जयराज चुप हो गए। तभी अर्पिता रोते हुए बोली, चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, जो भी आपके मन में है आज बोल दीजिए। जयराज बोलने जा ही रहा था, तभी उसने खुद को रोकते हुए मन में कहा, अरे नहीं, ये हम क्या करने जा रहे थे? अगर हमने इन्हें कहीं ज्यादा हट कर दिया तो यह अपने भाई और माँ को ये सारी बातें ना बता दें, और अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि हम उनकी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं तो वह लोग तो हमें जिंदा गाड़ देंगे। उसे इस तरह सोचते देखकर अर्पिता ने कहा, क्यों रुक गए बताइए? अर्पिता को इस तरह बोलते देखकर जयराज ने गुस्से में दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखा और उसके कंधों को कसकर झकझोर दिया और उसे बेड की तरफ धक्का दे दिया और खुद रूम से बाहर चला गया। अर्पिता वहीं बेड पर जाकर गिरी और तकिया पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। वह रोते रोते ही वही अपने कमरे में ही सो गई। अगले दिन सुबह मासा राजमहल की डाइनिंग एरिया में अभिमन्यु के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी उन्होंने अभिमन्यु से पूछा, अभिमन्यु आपने अपनी फ्लाइट बुक कर ली है ना? और इप्शिता वह आपके साथ ही जाएगी ना? अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने तुरंत उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ माँ, आज रात की ही फ्लाइट है और इप्शिता हमारे साथ ही जाएंगी। माँ सा ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो इन 8-10 दिनों का काम और आपने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है क्या? अभिमन्यु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, हमने अपनी जरूरी 2-3 मीटिंग शाम में ही शिफ्ट कर ली है और शाम तक अपना सारा काम फिनिश कर लेंगे और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। वहां इप्शिता उदयवीर के साथ आएंगी और हम उन्हें अपने साथ ही लेकर मुंबई जाएंगे और उन्हें अपने साथ ही लेकर आ जाएंगे। मासा ने हाँ में अपना सिर हिलाते कहा, अच्छा, तो सारी तैयारी पहले ही कर ली है आपने, हमें बताए बिना ही? अभिमन्यु को पता नहीं क्यों अपनी माँ की यह बात तारीफ से ज्यादा ताने की तरह लगी, इसलिए वह भी सफाई देते हुए बोला, अरे नहीं मासा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो आपको पहले ही बताया था ना। इन दोनों हम वैसे भी मुंबई वाले प्रोजेक्ट के लिए निकलने वाले थे, तो इस टाइम हमने अपना सारा शेड्यूल क्लियर रखा था कि हम मुंबई जाए तो वहां पर हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हम वहां के काम पर फोकस कर पाए। अभिमन्यु की बात सुनते ही उसकी मां ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ हमें याद है, ये बताया था आपने, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन है आपका और हमें आपसे यही उम्मीद थी। और हाँ, याद रखिएगा अभिमन्यु, वह आपकी होने वाली पत्नी है, आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। ध्यान रखिएगा कि उन्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभिमन्यु ने धीरे से अपनी नजर नीचे झुकाते हुए कहा, मां सा, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम उनके साथ ही रहेंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम उन्हें अपने साथ ही रखेंगे और हमने अगर उनके पापा से उनकी जिम्मेदारी ली है तो हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मां सा ने अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ थपथपाते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद है।
नाश्ता खत्म करने के बाद अभिमन्यु सीधे घर से अपना सारा सामान लेकर ऑफिस के लिए निकल गया और उसने जैसा कि माँ सा से कहा था, उसने अपनी सारी मीटिंग्स शाम होने से पहले ही खत्म कर ली थी और बाकी सारा काम अपने कंपनी के मैनेजर्स को समझा दिया था। वो फ्लाइट के टाइम से 1 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया था। उसने देखा कि उदय इप्शिता को लेकर पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद है। इप्शिता, जिसने ब्लैक कलर की डेनिम जीन्स और उस पर लाइट पिंक कलर का क्रॉप टॉप और साथ में एक लॉन्ग जैकेट पहना हुआ था। उसने अपने बाल खुले रखे थे और हल्का एयरपोर्ट लुक टाइप का हल्का मेकअप किया था। सनग्लासेस इप्शिता के सिर पर लगे हुए थे। इप्शिता उस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी और एग्जाम देने जाने की खुशी उसके चेहरे पर ही साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो नजर आ रहा था। उदय भी उसे इस तरह खुश देखकर बहुत खुश था। वो दोनों भाई बहन अभिमन्यु के आने का ही इंतजार करते हुए आपस में ही बातें कर रहे थे। अभिमन्यु जैसे ही वेटिंग रूम में पहुंचा, अभिमन्यु के मैनेजर उसके टिकट और चेक इन का प्रोसेस करवाने लगे। अभिमन्यु उदय और इप्शिता के सामने जाकर खड़े होते हुए बोला, हमें लगा शायद हमें आप लोगों का वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग तो पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। उदय अभिमन्यु की आवाज सुनकर उसकी तरफ पलटकर देखते हुए बोला, कुंवर साहब, अब क्या बताऊं, मेरी इशी तो अपने एग्जाम्स देने की खुशी में इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि इसने तो हमें शाम के 5 बजे से ही कॉल करना शुरू कर दिया था और हम इसकी वजह से अपना काम भी जल्दी जल्दी खत्म करके आए हैं। इप्शिता उदय का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में बोली, भाई, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? उदयवीर ने कहा, सच ही तो बोल रहे हैं। उदय अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, खैर चलिए, फ्लाइट का टाइम होने वाला है, हमें चेक इन करना चाहिए। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने कहा, आपका सामान? उदय ने कहा, पहले ही इशी का सामान हमने लगेज एरिया में पहुंचवा दिया है। अभिमन्यु उदय की बात सुनकर ज्यादा कुछ नहीं बोला। तभी उदयवीर ने कहा, कुंवर सा, मेरी इशी का ध्यान रखिएगा। वैसे हम जानते हैं हमें बात कहने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भाई होने का फर्ज अदा करेंगे हम और आपसे यह बात जरूर बोलेंगे कि प्लीज मेरी इशी का ध्यान रखिएगा। अभिमन्यु ने उदय के कंधे पर बड़ी ही तसल्ली से अपना हाथ थपथपाते हुए कहा, बेफिक्र रहिए आप उदयवीर, इप्शिता अब से हमारी जिम्मेदारी है। इप्शिता, जो अभी तक अभिमन्यु के बगल में चल रही थी, वो अभिमन्यु की बात सुनकर चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। जिस तरह से सब अभिमन्यु से उसका ध्यान रखने के लिए कह रहे थे, इप्शिता को वो चीज भी काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि वह तो हॉस्टल में इतने दिन अकेले भी रही है और खुद भी वह अपना ध्यान रख सकती है, लेकिन फिर भी सब इस तरह अभिमन्यु को बार बार यह बात याद दिला रहे थे जैसे कि इप्शिता उसका कोई कीमती सामान हो और वह उसे लेकर जाएगा तो रास्ते में या फिर वहां दूसरे शहर में खो देगा, और इसीलिए सब उसे संभाल कर रखने की हिदायत दे रहे हो। इप्शिता को ये सब कुछ काफी इरिटेटिंग लगा, लेकिन जिस तरह से अभिमन्यु सिचुएशन को हैंडल कर रहा था वो उसे काफी इंप्रेसिव लगा। उसने सबको मुस्कुराकर हाँ में ही जवाब दिया था। अभिमन्यु और उदय की बातें सुनकर इप्शिता अपने मन में बहुत कुछ सोच रही थी। इसी बीच उसका ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए ही आगे चल रही थी और सामने सीढ़ियां थी। उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो एकदम ही लड़खड़ा गई। इप्शिता का पैर लड़खड़ाया और इससे पहले उदय इप्शिता को संभाल पाता, अभिमन्यु ने ही जल्दी से आगे बढ़कर इप्शिता को पकड़कर गिरने से बचाते हुए कहा, संभाल कर। उदय ने जैसे ही अभिमन्यु को इस तरह से इप्शिता को संभालते देखा, वो वहीं पर रुक गया और उसने अपने मन में कहा, ये देखकर अब हमें यकीन हो गया है कि हमें इशी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुंवर सा उसे इसी तरह संभाल लेंगे। अभिमन्यु ने इप्शिता को संभालते हुए कहा, इप्शिता, आप ठीक है ना? इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हम ठीक हैं। और फिर वो उदय की तरफ देखते हुए बोली, उदय भाई, हम चलते हैं। उदय ने भी प्यार सिर हिलाकर कहा, ठीक है, वहां पहुंचकर हमें मैसेज कर देना, बाय। अभिमन्यु उदय से गले मिला और उसने अभिमन्यु से हैंडशेक किया और फिर वो दोनों सीधे फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगे और उदयवीर उन्हें साथ में जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अभिमन्यु इप्शिता के साथ प्लेन की बिजनेस क्लास में पहुंचा। एक एयर होस्टेस ने उन दोनों को रास्ता दिखाया और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे अपने सिटिंग एरिया तक आ गए। इप्शिता ने देखा कि बिजनेस क्लास में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। ये देखकर इप्शिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने अभिमन्यु से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा और वह चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि बिजनेस क्लास काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता था और ज्यादातर लोग बिजनेस क्लास में सफर नहीं करते थे। अभिमन्यु और इप्शिता की सीट अगल बगल थी।
लेकिन उन दोनों की सीट को अलग करने के लिए बीच में एक पार्टीशन लगा हुआ था। इप्शिता वहां पर आकर बैठ गई और वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। उसने अपने मन में कहा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमने जो अपने एग्जाम्स को लेकर सारी उम्मीद छोड़ दी थी, फाइनली हमें अपना एग्जाम देने को मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अभिमन्यु की वजह से। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। वो अभिमन्यु को थैंक यू बोलना चाह रही थी और जैसे ही इप्शिता ने अभिमन्यु की सीट की तरफ अपनी नजर घुमाई, उसने देखा अभिमन्यु खड़ा था और वो अपना कोट उतार रहा था। अभिमन्यु की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे अभिमन्यु का चेस्ट साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु की बॉडी देखकर इप्शिता एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरान हो गई और उसकी नजरें वही अभिमन्यु की चेस्ट पर ही टिक गई। अभिमन्यु जैसे ही इप्शिता की तरफ देखा तो इप्शिता ने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। उसे इस तरह से दूसरी तरफ मुंह घूमते देखकर अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। इप्शिता ने अपनी सीट पर ही थोड़ा सा पीछे होते हुए अपना मुंह छुपाया और उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह गॉड, पता नहीं हम मिस्टर अभिमन्यु को ऐसे क्यों देख रहे थे। अगर उन्होंने हमें ऐसे खुद को देखते हुए देख लिया तो पता नहीं है वह क्या सोच रहे होंगे। लेकिन हम तो बस उन्हें थैंक यू बोलना चाहते थे और हमने उन्हें अब तक थैंक यू बोला भी नहीं और ऐसी पागलों की तरह अपना मुंह घुमा लिया। हम भी कितने डफर हैं। इप्शिता ये सारी बातें सोच रही थी और अब तक प्लेन टेक ऑफ हो गया। थोड़ी ही देर बाद अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखा और बीच में जो पार्टीशन लगा हुआ था, अभिमन्यु ने साइड में लगे उस बटन को दबाया और वो पार्टीशन चेयर के साइड में ही नीचे की तरफ सरक गया। अब अभिमन्यु को इप्शिता का चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। इप्शिता ने जैसे ही उस पार्टीशन को गायब होते हुए देखा, वो अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने उससे पूछा, इप्शिता आर यू कंफर्टेबल, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर ना मैं अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो आई एम फाइन। इप्शिता इतना बोलकर चुप हो गई। अभिमन्यु ने फिर से वही बटन दबाया और वह पार्टीशन दोबारा से उन दोनों के बीच आ गया। अभिमन्यु इप्शिता को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस पार्टीशन को फिर से बीच में लगा दिया। इप्शिता ने अपने मन में कहा, आई थिंक हमें अभिमन्यु से थोड़ी बात करनी चाहिए। अगर हम इस तरह से चुपचाप बैठेंगे तो ये थोड़ा रूड लगेगा और वैसे भी उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है और एक बार नहीं बल्कि कई बार, और हमने उन्हें अभी तक ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला है। खैर, हमें उनसे कुछ तो बात करनी चाहिए। इतना बोलकर इस बार इप्शिता ने उस पार्टीशन को हटाया। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ इप्शिता, कुछ चाहिए क्या आपको? इप्शिता ने धीरे से नहीं मैं अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो हमें आपसे कुछ कहना था। अभिमन्यु ठीक से अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ बोलिए। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। वो उसकी तरफ ही देख रहा था और जैसे ही इप्शिता की आंखें अभिमन्यु की आंखों से मिली, इप्शिता थोड़ा सा घबरा गई। उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घूमते हुए कहा, एक्चुअली हमें आपसे आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू सो मच आपने। इप्शिता अपनी बात पूरी बोल भी नहीं पाए। अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज इप्शिता, हमने आपसे कहा था ना कि हमें आपके थैंक यू की जरूरत नहीं है। आप अब हमारी जिम्मेदारी है तो हमें तो आपके बारे में सोचना ही होगा, और अगर हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, इसलिए आपको हमें कभी भी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई और वो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाए। तभी उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, हम आपसे एक बात पूछे? अभिमन्यु ने कहा, बिल्कुल, पूछिए ना। इप्शिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, वो एक्चुअली हमें आपसे ये पूछना था कि आपने हमारे और अपने घर वालों को एग्जाम के लिए कैसे मनाया। हमारा मतलब है कि आपकी माँ सा को हमारे एग्जाम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? वो इतनी जल्दी हमारे एग्जाम्स के लिए मान गई, और हमारे मॉम डैड वो उन्हें अपने कैसे कन्फेस किया, क्योंकि हमने तो अपने मॉम डैड से कितनी रिक्वेस्ट की थी बट उन्होंने तो हमें साफ साफ मना कर दिया था। अभिमन्यु इप्शिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। अभिमन्यु बहुत ही काम हंसता था और इस बार जब वो इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराया तो इप्शिता अभिमन्यु के चेहरे की तरफ ही देखते रह गई, क्योंकि अभिमन्यु बिना हंसे जितना हैंडसम लगता था, हंसने पर वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इप्शिता एक पल के लिए तो बिना पलकें झपकाए उसे देखते ही रह गई। अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो एक्चुअली क्या है ना, हम कुंवर सा है तो हमारी बात जल्दी कोई नहीं टालता, और आपके मम्मी पापा वह तो हमारी कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्हें मनाना तो हमारे लिए बड़ा ही आसान था। लेकिन हाँ, माँ सा को मनाना हमारे लिए थोड़ा सा टफ था, बट हमने आपसे प्रॉमिस जो किया था, इसलिए अपना प्रॉमिस तो हमें पूरा ही करना था। जैसे तैसे हमने माँ सा को भी मान लिया। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर बोली,
लेकिन हमें आपकी मासा तो बहुत स्ट्रिक्ट लगती है, गुस्सा भी करती हूं ना, तो फिर वो आपकी बात कैसे मान गई? अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो एक्चुअली मुंबई में हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे थे और अब वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तो उसके ही सिलसिले में हमें मुंबई जाना था। तभी हमारे दिमाग में ये बात आई कि आपका कॉलेज मुंबई में ही है, तो फिर हमने थोड़ी रिसर्च की और मासा को प्रोजेक्ट के बारे में बताया और इसी बहाने हम आपको भी यहाँ पर लेकर आ गए। अभिमन्यु जिस तरह से यह सारी बातें बता रहा था, उसने बताया कि किस तरह उसने प्रोजेक्ट का बहाना बनाया और वो अपनी मां को कन्विंस करने में लग गया। इप्शिता सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसने अपने मन में कहा, सच में हमने तो अभिमन्यु को बहुत गलत समझ लिया था। हमें तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 2 दिन तक हमें कोई कॉल नहीं की, शायद वो अपनी बात भूल गए हैं, लेकिन उन्हें तो सब कुछ याद था। बल्कि वह इन सारी चीजों को लेकर प्लानिंग कर रहे थे कि वह कैसे हमें एग्जाम के लिए ला सकते हैं। सच में अभिमन्यु बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी कितनी बार हेल्प की और हमने एक बार भी उनकी हेल्प नहीं की, यहाँ तक हमने तो शायद उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल भी नहीं किया। इप्शिता ये सब सोच ही रही थी, तभी अभिमन्यु ने इप्शिता के चेहरे के आगे अपना हाथ वेव करते हुए कहा, क्या बात है इप्शिता, अब फिर से क्या सोचने लगी आप? इप्शिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वो बस आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने तो कभी कुछ भी नहीं किया आपके लिए, और आप हमें थैंक यू नहीं बोलने देते ठीक से, तो इसीलिए बस हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बहुत सेल्फिश हैं। ये बात बोलते हुए इप्शिता थोड़ी सी मायूस हो गई, तो अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप इतना क्यों सोच रही हैं इस बारे में, वैसे भी अब तो सबने परमिशन दे दी, और अगर आप सेल्फिश होती तो शायद सबकी परमिशन मिलने का वेट नहीं करती, पहले ही चली जाती अपने एग्जाम देने के लिए, और वैसे भी कुछ चीज हमारी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, शायद आपके लिए आपकी पढ़ाई होगी। अभिमन्यु की यह बातें सुनकर इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि उसकी सारी बातें उसे ठीक लग रही थी, लेकिन अभिमन्यु इतना ज्यादा समझदार होगा यह उसे भी नहीं पता था, वो उससे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुकी थी। इसलिए बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी तरफ देखते ही जा रही थी, और तभी अभिमन्यु ने उसका नाम लेकर बुलाया, लेकिन इप्शिता उसकी तरफ देते हुए एकदम खोई हुई थी, तो अभिमन्यु ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, फिर से कहीं खो गई आप, ऐसे क्या सोचने लगती है बीच बीच में बात करते हुए? अभिमन्यु का हाथ जैसे ही इप्शिता को अपने हाथ पर टच हुआ, वो एकदम ही चौंक गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।